आज से मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। आज विपक्ष ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर सरकार की को घेरने की कोशिश की। इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। सरकार ने ये कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष सदन की कार्रवाई के दौरान ही चर्चा की मांग कर रहा था और इसको लेकर जबरदस्त हंगामा भी हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार होने की बात जरूर कर रही है, लेकिन नेता विपक्ष को भी बोलने नहीं दिया जाता। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं राज्यसभा में भी सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। इसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है और इसके पहलू को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है तो वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं देती है। तो करें चर्चा, बोलने दें। एलओपी को क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। और संसद सत्र की डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, आज पहला ही दिन था, हंगामेदार रहा, तो आज क्या हुआ और आगे के लिए क्या उम्मीद नजर आती है? देखिए, दरअसल संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था और आपने अभी देखा, हम दर्शकों को सुनवाया भी कि विपक्ष कहती है कि हम चर्चा चाहते हैं और सरकार ने कहा कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं। इसके बावजूद हंगामा होता रहा। हंगामा इस कदर रहा कि सदन में न तो क्वेश्चन आवर हो पाया, न तो जीरो आवर हो पाया। सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई तो बिल्कुल दिन भर के लिए स्थगित कर देनी पड़ी। ऐसा लगता है कि जब गर्मी छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल में आते हैं तो स्कूल पहले दिन पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, तो कुछ वैसी कोशिश या कुछ वैसा माहौल यहाँ भी देखने को मिला कि आज पहला दिन है, आज कामकाज नहीं हो
तो हल्ला हंगामे करके सदन को स्थगित कर दिया गया कह सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में थोड़ा सा 2 बजे के बाद कार्रवाई वहाँ पर हुई और 2 बजे के बाद कार्रवाई चली तो वहाँ पे एक शिपिंग सेक्टर का बिल था, लैंडिंग बिल, जिसमें शिपिंग सेक्टर के दस्तावेजों को आसान करने की प्रक्रिया थी, उसको पारित करा दिया गया। और इसी बीच बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई जिसमें ये तय किया जाता है किसको किस मुद्दे पर कितना समय दिया जाना है बोले जाने को लेकर के। तो ये सारी चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ कि आप चर्चा तो कराने को तैयार हो गए हैं, लेकिन उस चर्चा के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं मैं, उस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री जवाब दें या फिर प्रधानमंत्री उस चर्चा के दौरान बताएं, देश को, सदन को बताएं, इस पर विपक्ष अड़ा हुआ है। और सरकार का मानना है कि विपक्ष के कहने की वजह से हम प्रधानमंत्री ये वाली शर्त को नहीं मान सकते हैं। सरकार का विवेकाधिकार होता है कि उस चर्चा का जवाब कौन देगा, तो प्रधानमंत्री ही देंगे। ये इस बात का आश्वासन विपक्ष को सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। इस वजह से हंगामा काफ़ी तेज रहा। दूसरा मुद्दा भी उठा, जैसे बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा भी उठा, उसको लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पे की गई। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक ये हंगामेदार सत्र रहने वाला है, जो कई सारे मुद्दे हैं और ज्वलंत मुद्दे हैं। लक्ष्मण जी, एक और ज्वलंत मुद्दा आज सदन के रास्ते आया है जनता के सामने। महाभियोग प्रस्ताव की बात हो रही है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, क्या डिटेल्स है? देखिए, दरअसल जस्टिस वर्मा के घर में आपको याद होगा कि इसी साल मार्च में बड़ी मात्रा में कैश मिला था और कैश मिलने के बाद काफ़ी मामला उठा था। उस उठने के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठी और उसके बाद अब जो है उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की बातचीत हुई थी। अब उस महाभियोग प्रस्ताव जिसके तहत किसी जस्टिस को हटाने का प्रावधान रखा गया, उस महाभियोग प्रस्ताव के मोशन को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में मोशन पेश किया गया और यहाँ पे करीब 150 सांसदों ने उस मोशन पर दस्तखत किए। करीब 100 के सांसद की संख्या में लोकसभा के, करीब 50 की संख्या में राज्यसभा के, और दोनों लोकसभा के स्पीकर के पास और राज्यसभा के सभापति के पास ये मोशन रख दिया गया है। अब यहाँ से प्रक्रिया ये है कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ये तय करेंगे कि उस मोशन को स्वीकार करना है कि नहीं करना है। बहुत हद तक संभावना स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि जिन सांसदों ने दस्तखत किए हैं उसमें सरकार के भी सांसद हैं, भाजपा के भी सांसद हैं, कांग्रेस के भी सांसद हैं, राहुल गांधी भी हैं, अन्य सहयोगी दल, विपक्षी दलों के भी सांसद हैं। तो स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन स्वीकार करने के बाद ऐसा नहीं कि सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। इसकी एक प्रक्रिया होती है कि उस मोशन को स्वीकार करने के बाद उसे 3 सदस्यीय कमेटी के पास भेजा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होंगे, एक वरिष्ठ वकील होंगे, और वो कमेटी ये तय करेगी कि आरोप सही है कि नहीं सही है। अगर कमेटी ये कह देती कि आरोप सही है, तब फिर स्पीकर लोकसभा के या फिर राज्यसभा सभापति अपने सदन में ला करके उसको पारित कराने के लिए लाएंगे। और जब पारित कराना होगा तो वहाँ पे यह है कि जो भी सांसद उपस्थित होंगे उनकी संख्या का विशेष बहुमत होगा, यानी उपस्थित सांसदों की संख्या बहुमत में हो, लेकिन कुल सांसदों की 2/3 संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रावधान के तहत उसको पारित किया जाएगा और पारित होने के बाद राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद महाभियोग प्रस्ताव को संपन्न माना जाता है और फिर जस्टिस को हटा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है, थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन ये सारा कुछ एक ही सत्र में करना होता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम पर चर्चा की। उन्होंने विपक्ष को संदेश दिया कि देश हित के मसले पर मन मिलना चाहिए, भले ही दल हित पर मन ना मिले। इसके अलावा उन्होंने एकता की भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने देखा, जब भारत ने एकजुट होकर ऑपरेशन किया तो दुश्मनों के सभी ठिकाने जमींदोज हो गए। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ने का भी उन्होंने जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन
मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। तो संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। इधर प्रधानमंत्री मोदी के मैसेज से दल बनाम देश हित की चर्चा भी शुरू हो गई है। आवाज अड्डा में आज इसी पर बड़ी चर्चा होगी। देश हित वर्सेस दल हित, शाम 7:57 पर। मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा है। आरोपी किस आधार पर बरी किए गए हैं, बता रहे हैं विवेक गुप्ता। जुलाई 2006 में जब मुंबई में सिलसिलेवार 7 बम धमाके हुए थे और ये सभी बम धमाके जो है वो मुंबई के लोकल ट्रेन में हुए थे और इस धमाकों में तकरीबन 187 लोगों की जान चली गई थी और 850 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस समय शुरुआती जांच एजेंसी एटीएस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की और एटीएस ने दावा किया कि इंडियन मुजाहिदीन जो आतंकी संगठन है इसमें ये लोग मौजूद हैं और इस पूरे मामले में एटीएस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर मकोका के तहत और यूएपीए के तहत कई साल तक ये मामला मुंबई के लोअर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में चलता रहा। सेशन कोर्ट में 2015 में ये फैसला सुनाया गया कि जो 15 आरोपी एटीएस ने पकड़े उसमें से 12 आरोपी को दोषी पाया गया, जिनमें से 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 10 साल बाद ये बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था और नियम ये कहता है कि जब भी किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जो हाई कोर्ट है उसे 6 महीने में ये फैसला सुनाना पड़ता है। सरकारी पक्ष ये दावा कर रहा था कि उनके पास अहम सबूत है और हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट की जो जजमेंट है उसको मानेगा। तो 6 महीने तक ये बॉम्बे हाई कोर्ट में पूरा मामला चला, जिरह चली सरकारी पक्ष और डिफेंस पक्ष के बीच में और 6 महीने बाद जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज सुबह 9:45 बजे एक बड़ा फैसला दिया जिसमें सबको चौंका दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि जो भी सरकारी पक्ष ने जो सबूत दिए हैं, जो गवाह दिए हैं वो सफिशिएंट नहीं है और सरकारी पक्ष के सबूतों में उतना दम नहीं है और ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि जो 12 आरोपी हैं वही दोषी हैं इस पूरे मामले में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 के 12 जो सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया गया था सभी 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। तो बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार के लिए और महाराष्ट्र जो जांच एजेंसी एटीएस के लिए उनके लिए बड़ा झटका लगा। लेकिन अब एटीएस की तरफ से एक आधिकारिक प्रेस नोट आया है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को मानते हैं और आगे लीगल एक्शन क्या होगा उसके लिए वो अपनी लीगल टीम से एडवाइस कर रहे हैं। और बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते का आज पहला दिन था और बाजार में जोश हाई था। सेंसेक्स 443 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 122 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली है और बाजार की डिटेल बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार का जो जोश है वो काफी ज्यादा हायर साइड में हमें जाता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो बैंकिंग और फाइनेंशियल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, बट एट द सेम टाइम आईटी में थोड़ा प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं, इंटरनल नंबर्स आए हैं, नंबर्स पॉजिटिव रहे जिसके बाद ही रिएक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के भी वीकेंड में नंबर आए थे और नंबर के बाद अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। फाइनेंशियल सर्विसेज का भी जो मोमेंटम है आज वो काफी ज्यादा हायर साइड में देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रिक की बात करते हैं, रिलेटिवली जो आईटी पैक है वहां पे जो कमजोरी का सत्र है हमें देखने को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्री इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद यहां पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। विप्रो में इसके नंबर्स के बाद ही लगातार गिरावट का सिलसिला है। इंडसइंड बैंक जो है खबरों के लिहाज से ये गिरता हुआ बंद हुआ है और आयशर मोटर्स में भी करीबन 1.5% की कमजोरी आज के सत्र में देखी गई है। मिड कैप की बात कर ली जाए, परसिस्टेंट सिस्टम यहां पे अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले, 4.25% की तेजी। यूपीएल की भी यहाँ पे अच्छे खासे नंबर्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं। एल&टी फाइनेंस नंबर आए, नंबर के बाद करीबन 4% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है और बाकी के जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं, एंजल वन, बीएससी, सीडीएसएल, ये सारे ही आज काफ़ी ज़्यादा बज़ में थे जिसके चलते बीएससी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रिक में एमआरपीएल यहाँ पे एक भारी गिरावट देखने को मिली है, करीबन 7% की। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद यहाँ पे मुनाफा वसूली का सत्र देखा गया है। बंधन बैंक यहाँ पे नंबर्स में थोड़ा सा पेन था, एसेट क्वालिटी और भी ज़्यादा हमें गिरती हुई नजर आ रही थी जिसके बाद 3% की कमजोरी करीबन यहाँ पे देखने को मिली और एसआरएफ भी आज करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। यानी कि हम समझे जो रिजल्ट का इंपैक्ट है सीधा हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिला है।
आज एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग के समय मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर फिसल गया। इसमें किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये विमान कोच्चि से मुंबई आया था। मुंबई में भारी बारिश के कारण रनवे पर फिसलन थी। इससे विमान लैंडिंग के दौरान फिसल गया और रनवे के कुछ दूर घास पर भी चला गया। हालांकि हादसे में किसी भी यात्री को के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्लेन को नुकसान हुआ है और मुंबई एयरपोर्ट के रनवे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सदन में आज अहमदाबाद विमान हादसे का मुद्दा भी गरमाया। राज्यसभा में विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये जानकारी दी कि पिछले 6 महीने में एयर इंडिया को सुरक्षा से जुड़े 9 शो कॉज नोटिस दिए गए थे। वहीं केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मीडिया पर कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है। सरकार सच के साथ खड़ी है। AIB has a very definitive, thorough, rule-based process. They are very transparently looking into the process right now, and they are totally unbiased. This also I can say that the AIB is totally unbiased and looking into the facts. Now there can be many questions also. I have seen multiple articles myself. I have seen multiple articles not only by the Indian media but also the Western media trying to promote their own narrative, their own viewpoint, their own kind of consideration. But I have to tell you that the way we are seeing the investigation is through the facts. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज एक बड़ा विमान हादसा हुआ। बांग्लादेश वायुसेना का ट्रेनर विमान F-7 BJI माइलस्टीन स्कूल पर गिर गया। हादसे के समय स्कूल में क्लासेस चल रही थी और सैकड़ों छात्र वहां मौजूद थे। इसकी वजह से 19 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में कई शिक्षक और छात्र भी शामिल हैं। 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रॉड में आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए आधार अथॉरिटी ने कड़े कदम उठाने की शुरुआत की है। अथॉरिटी डाटाबेस, मशीन लर्निंग और AI का इस्तेमाल करके आधार कार्ड सिस्टम को सही करने के लिए कदम उठाएगी। क्या होगा इससे फ़ायदा, बता रहे हैं असीम मंचंदा। ऐसा देखने में आया था कि लोग बार बार अपने आधार के अंदर अपडेट कर रहे थे और उसका इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए करते थे, चाहे वो उसके अंदर अपनी जन्मतिथि बदल लेते थे या फिर बायोमेट्रिक्स को मिक्स एंड मैच कर लेते थे। लेकिन अब आधार अथॉरिटी ने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है। बहुत सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है या वेरीफाइबल डाटाबेस है, इन सब का इस्तेमाल इन सब फ्रॉड्स को रोकने के लिए किया जा रहा है। अब लोग बार बार अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल पाएंगे। उनको वहाँ पर अपने जितने भी वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स है दूसरे डेटाबेस के, वो उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इसके साथ साथ बायोमेट्रिक्स अपडेट करने की भी एक लिमिट्स यहाँ पर आधार अथॉरिटी रखने की तैयारी कर रही है। बायोमेट्रिक्स अगर मिक्स एंड मैच है तो वहाँ भी आधार इसके अंदर कार्रवाई करेगा। और जितने भी वेरीफाइबल डाटा है, चाहे वो आपका मनरेगा कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो या CBSE का कार्ड हो, जहाँ से कि एक डबल अथेंटिकेशन आधार अथॉरिटी डाटाबेस को लेकर के कर सकती है, उन्हीं सभी को मान्य किया जाएगा। ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो गई है और बहुत जल्दी ही इसको पूरी कठिनाई से, इसको पूरे तरीके से इसको आधार अथॉरिटी पूरे देश के अंदर लागू कर देगी, जिससे कि आधार को अपडेट करा करके या उसको बदल करके जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसके ऊपर रोक लग सकेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने सदस्यों की संख्या में अभी तक की सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की है। मई 2025 में कुल 20 लाख से ज़्यादा सदस्य EPFO से जुड़े हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताएं क्या कहते हैं आंकड़े।
जी, ईपीएफओ ने एक माइलस्टोन हासिल किया है जहां तक नेट सदस्यों के एडिशन की बात है। मई 2025 के महीने में 20.6 लाख नेट सदस्य जो हैं वो ईपीएफओ से जुड़े हैं, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। 2018 से ईपीएफओ जो डाटा है वो रिलीज कर रही है, उसमें ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वहीं अगर नए सदस्यों की बात करें तो वहां पर भी 9.42 लाख ऐसे नए सदस्य हैं जो ईपीएफओ से जुड़े हैं, और ये अगर इससे ठीक पहले के महीने की बात करें तो उससे करीब 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। वहीं अगर सेगमेंट वाइज करें तो जो सबसे ज्यादा संख्या जुड़ी है वो युवाओं की है, वो भी 18 से 25 साल के युवाओं की 5.6 लाख नए सदस्य इस एज ग्रुप में आते हैं जो ईपीएफओ से जुड़े हैं। महिलाओं की भागीदारी की अगर बात करें तो 2.62 लाख जो है महिलाएं इस महीने जुड़ी हैं ईपीएफओ से। वहीं अगर राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है जहां से सदस्य जुड़ रहे हैं। और साथ ही अगर सेक्टर्स की बात करें, एक्सपर्ट सर्विसेज, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहां सबसे ज्यादा लोग जो है फॉर्मल जो है जॉब्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं। और हांगकांग से शुरू हुआ लाबुबू का क्रेज अब भारत भी पहुंच चुका है। बच्चों के लिए सिर्फ खिलौना नहीं, जुनून बन चुका है ये छोटा सा कैरेक्टर। आखिर क्या है इस खिलौने में खास, जानने के लिए संवाददाता रोहन सिंह दिल्ली के खान मार्केट पहुंचे। पूरे दुनिया के बाजारों में तहलका करने के बाद लाबुबू डॉल अब भारत के बाजारों में भी करिश्मा कर रही है। ये देखिए, खास तरह की डॉल है। इसकी जो खासियत है, इसकी शैतानी आंखें, इसकी बहुत ही शैतानी सी स्माइल आप देख सकते हैं, फ्लफी इसके हेयर हैं, और ये जो लंबे लंबे कान हैं, ये काफी ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर दिल्ली के जो टॉप मार्केट्स हैं, जो टॉप खिलौने की दुकानें हैं, वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है। सर, ये बताइए, इस डॉल में क्या खास है, क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है ये? So this is the most trending doll or toy which I have seen in couple of years, and all the celebrities are carrying them. It is not only popular with the children, but it is very popular with the ladies also. एक चीज आप देख सकते हैं, इसमें ये पॉप मार्ट है, ये हांगकांग बेस्ड कंपनी है, इसका ये कैरेक्टर है। दरअसल लाबुबू का थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, एक कैरेक्टर जनरेट किया गया था हांगकांग बेस्ड एक आर्टिस्ट के द्वारा, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ 2024-25 से दुनिया भर के बाजारों में। और इस साल 25 के इस समय में, जुलाई अगस्त में, हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जैसा इन्होंने बताया कि ये अलग अलग पैक्स में आते हैं, आपको एक बार खोलने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। सर, ये बताइए किस रेंज में है ये डॉल्स? It's starting from 1500 till 7000. Even I've got the bigger edition, which is a very limited edition. This is for 35,000. लाबुबू है, और लाबुबू में क्या अच्छा लगता है तुमको? मेरे को लाबुबू के लंबे कान। लंबे कान पसंद है। और कितने लाबुबू तुम्हारे पास पहले से हैं? 13 लाबुबू हैं, और फिर खरीदने चाह रहे हो? नहीं, नहीं, मैं तो बस जा रहा था यहाँ से देखने आगे। डॉल के अलावा इस पूरी अगर मर्चेंडाइज की बात करें, बहुत सारी और भी चीजें हैं। हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। लाबुबू, ये मोबाइल कवर है, ये भी लाबुबू का ही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाबुबू का पेन भी है, पेन होगा यहाँ पे, पेन। हाँ। ये आप देखिए, ये लाबुबू का के डिजाइन का ये पेन है, ये टम्बलर है। हाँ, ये टम्बलर है। तो हर तरह की चीजें जो लाबुबू से जुड़ी हुई है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है भारतीय बाजारों में। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।